Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. वेलकम टू दी डेली करंट अफेयर्स ऑफ 3 अगस्त 2023। तो गाइज आज है तारीख 3 अगस्त 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मैं आपको बता दूं, ये जो लेक्चर है वो मॉर्निंग में 5 बजे डेली बेसिस पर आपको मिल जाता है इसी चैनल पर। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में इसको ज़रूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं जैसे कि पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइव मिंट, हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स को भी प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना है। वहाँ पर जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये टेलीग्राम चैनल मिलेगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आप मेरे साथ में पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। वहाँ पे जाके फिर से आपने लिखना है दीपक यादव एजुकेशन, मेरा प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। एक बात और ध्यान से सुनो, पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से सुनना है क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एक तरीके से आपको टेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, उस टेस्ट को अटैम्प्ट करना, क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना, जो भी आपका स्कोर आएगा उसको नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना। चलो फिर शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। सबसे पहले आर्टिकल में परकाचिक ग्लेशियर के बारे में बात की जा रही है। तो ये परकाचिक बर्फीले पहाड़ कहाँ पर हैं, एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले खबर तो जान लें कि आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली यहाँ पर एक नई स्टडी की गई है साइंटिस्ट्स ऑफ वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के थ्रू। अब उन्होंने साइंटिस्ट ने जब ये स्टडी की तो पता ये चला कि आने वाले समय में 3 अलग अलग ग्लेशियल लेक्स, 3 अलग अलग वहाँ पर पहाड़ों के आसपास झीलें बन सकती हैं, झीलें बनने वाली हैं इस परकाचिक ग्लेशियर के आसपास। लद्दाख के अंदर एक ग्लेशियर है, वहीं आसपास 3 झीलें बन सकती हैं, ऐसा बताया गया। मेन रीज़न क्या है, इसके पीछे का मेन रीज़न बताया जा रहा है बर्फ़ के पिघलने से। जो हमारी बर्फ़ है वो लगातार पिघल रही है गर्मी की वजह से, जिसकी वजह से 3 झीलें बन सकती हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। समझ गए? तो इसी वजह से परकाचिक ग्लेशियर के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि इसके आसपास ही ये इवेंट होने वाला है। तो ये जो ग्लेशियर है ये कह सकते हो हमारे जो बड़े बड़े ग्लेशियर्स की कैटेगरी है ना, उसी में से एक ग्लेशियर ये भी आता है जो कि सुरु रिवर वैली में आपको देखने को मिलेगा। ये 53 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को कवर करता है। 14 किलोमीटर लंबा ग्लेशियर आपको ये देखने को मिल जाता है। और जो ये सुरु रिवर वैली है, ये जो वैली है जिसमें ये ग्लेशियर पूरा का पूरा लोकेटेड है, ये वैली हमारा ज़ंस्कर रेंज का हिस्सा है। दोस्तों ध्यान रखना, ज़ंस्कर रेंज कहाँ पर है, ये आप मैप देखो, ये आपको ऊपर जम्मू कश्मीर का मैप नज़र आएगा। ये आपको जो पूरा पॉइंट नज़र आ रहा है ब्लैक कलर का, यही हमारा ज़ंस्कर रेंज है। ठीक है, ग्रेट हिमालयन रीजन वाला जो रीजन आपको दिख रहा होगा, यही हमारा ज़ंस्कर रेंज है। यहीं की हम एग्जैक्ट बात कर रहे हैं। अब दोस्तों बोला जा रहा है कि जो ये हमारे बर्फीले पहाड़ पिघल रहे हैं, इसके पीछे 2 मेन रीजंस बताए जा रहे हैं। सबसे पहला ग्लोबल वार्मिंग, तेज़ी से तापमान का बढ़ना, तेज़ी से गर्मी का बढ़ना। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ जो हो रहा है वो पहला कारण है। टेम्परेचर इंक्रीज़ होने के पीछे के कई सारे रीज़न है। सबसे नंबर 1 जो रीज़न है वो है पोल्यूशन, प्रदूषण। ये एक सबसे मेन रीज़न है ना, जिसमें कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटीज़ का सबसे बड़ा इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं। दूसरा जो रीज़न बताया जा रहा है इस ग्लेशियर के पिघलने का वो है कि बाकी सारे ग्लेशियर्स के कंपैरिजन में बाकी सारे जो बर्फीले पहाड़ हैं ना, वो थोड़ी ऊंचाई पर हैं और वहाँ पे जो बर्फ़ है वो बरकरार है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर कम होता हुआ चले जाएगा। लेकिन जो ये परकाचिक ग्लेशियर है ये थोड़ा सा लोअर ऑल्टीट्यूड पर है, यानी थोड़ा सा नीचे देखने को मिलेगा बाकी सारे ग्लेशियर्स के कंपैरिजन में इस पूरे ज़ंस्कर रीजन में। तो ये थोड़ा ज़्यादा नीचे है बाकी सारे ग्लेशियर के कंपैरिजन में। इस वजह से यहाँ पर क्योंकि नीचे हैं तो टेम्परेचर नीचे ज़्यादा हो रहा है, जिसकी चक्कर में यहाँ पर ये पिघल कर लेक की यानी कि झील की फॉर्मेशन ले रहे हैं, क्योंकि ये जो बर्फ़ पिघलेगी वो सब यहाँ पर पानी के फॉर्म में इकट्ठी हो जाएगी। समझ गए? अब बात की जा रही है ज़ंस्कर रेंज के बारे में, कुछ की इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। कई बार क्वेश्चन बनते हैं। तो ज़ंस्कर बेसिकली एक बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर सेमी डेजर्ट एरिया आपको नज़र आएगा ग्रेट हिमालयन वाले रीजन में। ये ग्रेट हिमालयन रीजन आपको जस्ट नीचे नज़र आएगा, यहीं जस्ट ऊपर आपको ये पूरा ज़ंस्कर रेंज दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर भी लाइन से लगातार सारे पहाड़ ही पहाड़ हैं। समझ गए इस बात को? अब यहाँ पर ना ये एक जो माउंटेन रेंज है, यहाँ पे जो ज़ंस्कर रेंज में जो लगातार पहाड़ हैं, ये पहाड़ कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक बैरियर का काम कर रहे हैं। क्लाइमेटिक बैरियर का मतलब समझ रहे हो? इससे क्या हो रहा है, ऊपर लद्दाख के अंदर में, क्योंकि ये लद्दाख वाला रीजन है ना, ये आपको देखने को मिलेगा, ये हमारा लद्दाख वाला पोर्शन है। अरे यार क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पे नज़र आएगा।
ठीक है, ये हमारा लद्दाख वाला रीजन हो गया। तो एग्जैक्ट हो क्या रहा है कि इस एरिया में जैसे अगर मानसून अगर आ रहा है तो मानसून ऊपर तक नहीं जा पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में यहाँ पर ये जो है ये पहाड़ आ गए, समझ गए, ये यहाँ पे पहाड़ आ गए तो मानसून आ रहा है टकरा कर यहीं पर है, ये पार नहीं जा पा रहा है पीछे लद्दाख वाले रीजन में। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये माउंटेन रेंज एक क्लाइमेट बैरियर का भी काम करता है। हमारे लद्दाख को प्लस जंस्कर का जो बाकी सारा पीछे का रीजन है, पहाड़ों के पीछे का रीजन है, उस वाले रीजन को भी यहाँ पर मानसून से बचा रहा है। आज के समय पर वो एरिया थोड़ा सा गर्म रह जा रहा है और गर्मियों के समय पर थोड़ा ड्राई क्लाइमेट रहता है, वहाँ का सूखा सूखा क्लाइमेट रहता है, वो यहाँ पे नज़र आ रहा है। समझ गए? तो ये हमने जंस्कर रेंज की बात की। अब यहाँ के फ्लोरा और फौना की अगर हम बात करते हैं तो मतलब कि कई सारे यहाँ पे पेड़ पौधों की स्पीशी देखने को मिलती है, जैसे एल्पाइन और टुंड्रा स्पीशीज़ पाई जाती हैं। जानवरों की बात करेंगे तो उस पूरे जंस्कर रीजन में मार्मोट, उसके बाद बियर, वोल्फ, स्नो लेपर्ड, कियांग, उसके बाद एल्पाइन आइबेक्स हो गया, वाइल्ड शीप, गोट्स, इस प्रकार के जो जानवर हैं वो यहाँ पर उनकी प्रजातियाँ ये पाई जाती हैं। तो लोकेशन आपने समझ लिया। दूसरी चीज़ आपने यहाँ पे जो चर्चा हो रही है ग्लेशियर की वो आपने समझ लिया। इस आर्टिकल को थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी थोड़े दिनों पहले ही हमने इसके बारे में बात की है, तो चलो यार बात कर ही लेते हैं, हाथों हाथ ही कवर हो जाएगा। ब्लू व्हेल के बारे में बात की जा रही है। अभी आपको पता होगा रिसेंटली ब्लू व्हेल का एक जो स्केलेटन है वो भी यहाँ पर फाउंड किया गया है। उस स्केलेटन को एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जा रहा है, उसकी वजह से और कई सारे रीज़न है जिसकी वजह से जो ब्लू व्हेल है वो रिसेंटली न्यूज़ में आई हुई है। तो ब्लू व्हेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो डायरेक्टली आपसे प्रीलिम्स में पूछे जाएंगे दोस्तों, उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहली चीज़, हमारे पूरे पृथ्वी के ऊपर जो सबसे बड़े साइज़ का जो जानवर आज अगर रहता है या जीवित है तो वो ब्लू व्हेल्स है। ब्लू व्हेल्स का साइज़ अपने आप में बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है और जो ये वो व्हेल्स हैं ये कहीं ना कहीं हमारे फूड चेन के अंदर सबसे टॉप पर आती हैं। इनका काम है मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर छोटी छोटी जो और जानवर हैं उनको खाने का काम करना। इन ब्लू व्हेल्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है हमारे पूरे के पूरे मैरीन एनवायरनमेंट के अंदर में, पूरे समुद्र की जो हेल्थ है उसको मेंटेन करने में। बात करते हैं हैबिटेट की, तो ये जो ब्लू व्हेल है ये हमारे दुनिया के सभी समुद्र में पाया जाता है एक्सेप्ट आर्कटिक ओशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना। आर्कटिक ओशन को छोड़कर दुनिया में जितने भी समुद्र के हिस्से हैं जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, सभी समुद्र में यहाँ पर ये ब्लू व्हेल पाई जाती है। अब वो समुद्र को थोड़ा सा देख लेते हैं, एक क्लैरिटी बड़ी आ जाएगी, है ना। यहाँ पर आप देख पाओगे ये है पैसिफिक ओशन, इधर आप पैसिफिक ओशन, क्योंकि ये हमारी जो धरती है वो गोल है तो यहाँ पे ऐसे घूम के जाओगे तो ये हमारा पैसिफिक ओशन ही पड़ेगा, समझ गए। फिर उधर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये अटलांटिक ओशन हो गया, नीचे यहाँ पर ये इंडियन ओशन आपको देखने को मिलेगा, नीचे यहाँ पे हमारा सदर्न ओशन हो गया एंटार्क्टिका के जस्ट ऊपर। अब उसके बाद ये हमारा अटलांटिक ओशन, क्योंकि ये पूरा रीजन जो है ना अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच का, ये पूरा का पूरा हमारा अटलांटिक ओशन है। इसके ऊपर जो आपको दिखेगा आर्कटिक ओशन है। तो जो ब्लू व्हेल्स हैं वो हमारी इस पूरे रेंज में पाई जाती हैं, ठीक है। पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन हो गया, उसके बाद इंडियन ओशन हो गया, सब जगह पाई जाती हैं, लेकिन आर्कटिक ओशन को छोड़कर, क्योंकि ऊपर बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है, समझ गए। ये जो ब्लू व्हेल हैं और ये सीज़न के हिसाब से माइग्रेट भी करती हैं। माइग्रेट करने का मतलब है भैया जब गर्मी ज़्यादा हो जाएगी तो ये ब्लू व्हेल ऊपर अटलांटिक ओशन में पहुंच जाएंगी, और जब गर्मी से सीज़न बदल कर सर्दी का हो जाएगा, सर्दी ज़्यादा पड़ जाएंगी तो वही ब्लू व्हेल सीधा नीचे उतर कर आ जाएंगे। यानी कि बहुत लंबा रास्ता तय कर इधर माइग्रेट करके जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है, क्योंकि यहाँ पे गर्मी रहेगी तो इस वाले पानी में रहना पसंद करेंगी, समझ गए। तो सीज़न के हिसाब से यहाँ पर जो ये ब्लू व्हेल्स हैं वो इस समुद्र के अंदर में माइग्रेट करती रहती हैं। लाइफ स्पैन की अगर हम लोग बात करते हैं तो 80 से 90 साल की यहाँ पर इनकी उम्र होती है। साइंटिस्ट ने खुद यहाँ पर इनकी जो एज है उसका एस्टिमेशन किया है। कैसे? क्योंकि जो ब्लू व्हेल होती है ना, मरी हुई जो व्हेल होती है, उसके ऊपर बहुत सारा वैक्स लाइक ईयर प्लग्स जम जाता है। उसकी काउंटिंग लेयर्स को काउंट करने के बाद यहाँ पर उसकी जो एज है, एस्टिमेटेड एज है कि हाँ 80 से 90 साल तक ये जो ब्लू व्हेल है वो जीती है। इसके बिहेवियर और डाइट की बात करेंगे, यानी कि क्या खाना पसंद है, इसका बिहेवियर कैसा है। तो बिहेवियर में सबसे पहली चीज़ को चलना कैसा पसंद है। चलना मतलब पानी में तैरती है तो अकेले या पेयर में। देखो ज़्यादातर हम देखते हैं कि अकेले भी तैरती है, लेकिन कभी कभी यहाँ पर पेयर्स में भी जो ब्लू व्हेल है वो तैरती हैं, और कभी कभी बड़े बड़े ग्रुप्स में भी तैरती हैं। तो तीनों ही तरीके की यहाँ पर सिनेरियो आप देख सकते हो। स्मॉल ग्रुप्स में, यानी कि जो छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं ना, उनमें थोड़ा कम नज़र आएगा। अक्सर आप देखोगे ब्लू व्हेल अकेले चलती है या फिर पेयर्स में चलती है, जोड़े में, समझ गए। बाकी मैंने इनका माइग्रेशन वाला पैटर्न आपको समझा दिया। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो इनकी प्राइमरी डाइट है वो है क्रिल, जो टाइनी श्रिम्प्स होते हैं, छोटे छोटे जो झींगा होते हैं। झींगा के बारे में मैंने आपको कई बार पढ़ा रखा है। वैसे छोटी छोटी मछलियों को खाने का भी काम करते हैं ये ब्लू व्हेल, लेकिन मछलियों से ज़्यादा इनको पसंद है झींगा, जो श्रिम्प्स होते हैं,
ठीक है। बाकी ये ज़रूर ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में ये ज़रूर पूछा जाएगा। ब्लू व्हेल का जो कंजर्वेशन स्टेटस है, किस तरीके से हम इसकी सुरक्षा कर रहे हैं, तो IUCN के अंदर में इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा गया है। अगेन इसकी जो पॉपुलेशन है इसको काफ़ी बड़ा खतरा है, हम इसको एक तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करवा रहे हैं। कुछ कम मात्रा में ही ब्लू व्हेल आज के समय पर बची हुई हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल पर बढ़ने से पहले मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। हमारा एक छोटा सा टारगेट होता है दोस्तों इस वीडियो पर 2000 लाइक्स का, आप प्लीज़ उसको पहुंचा दिया करो। एक मोटिवेशन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। मैं भी आजकल कोशिश कर रहा हूं ये वीडियो लगातार चलता रहे बिना किसी डिसरप्शन के। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जाती है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के बारे में। अब ये एक और बॉडी न्यूज़ में अगेन प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। हुआ क्या है, यहाँ पे न्यूज़ ये निकल कर आ रही है कि हाल ही के अंदर में जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार ने इस इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस का जो डायरेक्टर है, इस डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया है। इस वजह से यहाँ पर ये बॉडी न्यूज़ में आ चुकी है। IIPS यूनिक बॉडी है, बहुत कम देखने को मिलती है न्यूज़ में, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस क्या होता है समझते हैं। देखो ये जो बॉडी है ना, इसको बनाया गया था, मतलब स्टार्टिंग में जब इसको बनाया गया था तो इसका नाम ये नहीं था। स्टार्टिंग में इसका नाम DTRC था। DTRC मतलब डेमोग्राफिक ट्रेनिंग एंड रिसर्च सेंटर। 1970 तक, 1970 तक इसका नाम DTRC ही रहा। फिर उसके बाद में कह सकते हो कि स्टार्टिंग में जब इस बॉडी को बनाया गया था जुलाई 1956 के अंदर में, ठीक है, जब इसका नाम DTRC था, तो ये बनाया गया था एक जॉइंट स्पॉन्सरशिप के अंदर में। उस जॉइंट स्पॉन्सरशिप में कौन कौन था, तो वो था यहाँ पर सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशन। इन तीनों ने मिलकर एक जॉइंट स्पॉन्सरशिप के माध्यम से इस बॉडी को बनाया था, जिसका नाम बाद में बदलकर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस कर दिया गया। समझ गए, इनका काम है पॉपुलेशन को लेकर स्टडीज़ करना, उसको लेकर ज़्यादा स्पेशली ये काम करते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट है इसको वापस से रीडिजाइनेट किया था, मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस करे, इसका जो नाम है वो चेंज किया गया था 1985 में। और नाम चेंज करने के साथ साथ इसका वर्क बढ़ा दिया गया, इसकी जो एक्टिविटीज़ है उसको एक्सपैंड कर दिया गया है ना, इसके अंदर जो काम है वो बदल दिए गए थे। बाद में इसको एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी डिक्लेयर कर दिया गया 14 अगस्त 1985 को। जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट है ना 1956 का, उसके सेक्शन 3 के अंडर में इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू, जो कि आज के समय पर ये मंत्रालय बदल चुका है। समझ गए। तो ये जो बॉडी है IIPS, इसकी जो इम्पॉर्टेंट पोजीशन है, मतलब इन्होंने एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पोजीशन को होल्ड करके रखा है सारे के सारे पॉपुलेशन सेंटर्स के मामले में। इनका मेन काम क्या है, पॉपुलेशन को लेकर रिसर्च करना, काफ़ी सारे जो डेटा हैं, सर्वे हैं, ये लेकर आते हैं। ये इंस्टीट्यूट आज के समय पर किसके कंट्रोल में आता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर में ये इंस्टीट्यूट आता है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, ये जो इंस्टीट्यूट है ये कई प्रकार के सर्वेस को कंडक्ट करता है। सर्वे जैसा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हो गया, डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे हो गया, असेसमेंट ऑफ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो गया, यूथ इन इंडिया प्रोजेक्ट हो गया, इस प्रकार के कई और बड़े बड़े सर्वेज हैं। उन सर्वेस को मेनली यहाँ पर इसका काम, उन सर्वेस को पब्लिश करने का काम, उनको कंडक्ट करने का काम बेसिकली यहाँ पर इस IIPS का होता है। समझ गए। चलो आगे आते हैं उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। अगले आर्टिकल में कंवल टाइगर रिजर्व के बारे में बात की जा रही है। GS पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली खबर ये निकल कर आई है कि जो कंवल टाइगर रिजर्व है जो कि तेलंगाना के अंदर में है, यहाँ पर जो ये टाइगर की स्पीशी है, जो बिग कैट की प्रजातियाँ हैं, ये प्रजाति कह लो या फिर इनका जो नंबर है वो अभी कम हो चुका है। 2018 में ये नंबर 26 था, 26 टाइगर्स से यहाँ पे, और ये कम होकर 21 टाइगर हो चुके हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। और ना केवल कंवल टाइगर रिजर्व, साथ ही साथ में अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात की जा रही है। दोनों टाइगर रिजर्व के अंदर पहले 26 टाइगर हुआ करते थे 2018 में, वो कम होकर टोटल 21 हो चुके हैं 2022 में। ऐसा खुद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने अपने रिपोर्ट के अंदर बताया है। इसी वजह से कंवल टाइगर रिजर्व न्यूज़ में और रीज़न काफ़ी ठोस है, इस वजह से क्वेश्चन बनने के चांसेस भी हैं। तो कंवल टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तेलंगाना के अंदर में। आओ पहले मैं आपको मैप में दिखाता हूँ कहाँ पर है तेलंगाना। ये इंडिया का मैप है, ये आपको यहाँ पे जस्ट साउथ में देखने को मिल जाएगा तेलंगाना। तेलंगाना के आसपास कौन कौन से स्टेट्स है जो कि इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं, तो इधर आपको देखने को मिलेगा महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उसके साथ साथ यहाँ पर आपको नज़र आएगा आंध्र प्रदेश, देन कर्नाटका। ये सारे स्टेट्स जो कि यहाँ पर इसके साथ में बाउंड्रीज़ को शेयर करते हैं। ठीक है। और रिवर्स की बात करेंगे तो यहाँ पर ये जो रिजर्व है ना, ये रिजर्व कहीं ना कहीं यहाँ पर एक कैचमेंट है कई सारी नदियों के लिए। कई सारी नदियाँ यहाँ पर आकर एक जगह पर गिरती हैं, इकट्ठी होती हैं। गोदावरी है, कदम है ना, ये सारी नदियाँ जो कि कह सकते हो बहती हैं और सदर्न साइड में यहाँ पर बहकर निकलने की कोशिश करती हैं ये नदियाँ। कॉरिडोर की बात करेंगे तो यहाँ पर पता है जो ये तेलंगाना के अंदर में ये जो कंवल टाइगर रिजर्व है,
इस कवल टाइगर रिजर्व के आसपास भी कई सारे टाइगर रिजर्व्स हैं, यानी कि इसके आसपास जो टाइगर रिजर्व्स हैं उनके साथ में अच्छी कनेक्टिविटी है। जैसे तड़ोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व का नाम सुना होगा, ये तड़ोबा वाला टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में है, तो इसके साथ में भी कनेक्टिविटी है इस कवल टाइगर रिजर्व की। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के अंदर में इंद्रावती टाइगर रिजर्व है, उसके साथ भी कनेक्टिविटी है। समझ गए? तो आसपास के स्टेट में जो टाइगर रिजर्व्स हैं उसकी कनेक्टिविटी यहाँ पर इस वाले जो कवल टाइगर रिजर्व उसके साथ में नज़र आती है। बाकी यहाँ पर वेजिटेशन वगैरह क्या है, प्लस कौन कौन से पेड़ों की प्रजातियाँ, कौन कौन से जानवरों की प्रजातियाँ पाई जाती हैं, दोस्तों ये सब आवश्यकता नहीं होती है पढ़ने की, लेकिन विकीपीडिया पर मेंशन होता है तो मैं सीधा उठाकर यहाँ पर वो डाल देता हूँ। नाउ दूसरा जो टाइगर रिजर्व वो है अमरावती टाइगर रिजर्व। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे। इसकी लोकेशन क्या है, ये भी तेलंगाना के अंदर है, क्योंकि दोनों टाइगर रिजर्व को मिलाकर बताया गया है। यहाँ पर जो टाइगर की पॉपुलेशन है वो कम हो चुकी है। तो ये जो अमरावती टाइगर रिजर्व है इसको एक सेंचुरी नोटिफाई किया गया था 1983 में, ठीक है। बाद में जब वो स्टेट बट गया, तेलंगाना अलग हुआ है ना, तो बाइफिकेशन के बाद में जो है ये अमरावती टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया 2015 के अंदर में। समझ गए? चलो आगे आते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, एक सेकेंड रुक जाओ। अमरावती टाइगर रिजर्व के बारे में हमने ये डिस्कस किया, 2015 में इसको अमरावती टाइगर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। अमरावती टाइगर रिजर्व जो है ना, यहाँ पर कह सकते हो ये कहीं ना कहीं नल्ला जो फॉरेस्ट है उसका भी हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। और इस टाइगर रिजर्व का जो हिली टेरेन है, पूरी तरह से जो पहाड़ी इलाका है, वहाँ पर डीप वैलीज़ भी हैं, घाटियाँ हैं बहुत सारी, प्लस कृष्णा रिवर का भी यहाँ पर एक कैचमेंट एरिया बन चुका है। कैचमेंट एरिया क्या होता है? कैचमेंट एरिया बेसिकली एक ऐसा एरिया होता है ज़मीन का जहाँ पर सारा का सारा पानी इकट्ठा होता है जब जाके बारिश होती है। कभी भी बारिश हुई तो सारा पानी बहकर आया, एक जगह पर इकट्ठा हो गया, वो हमारा कैचमेंट एरिया कहलाता है। समझ गए? चलो आगे आते हैं। तो ये आपने दोनों की लोकेशन ध्यान रख ली है। लोकेशन ज़रूर ध्यान रखना दोस्तों, वो एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में हेपेटाइटिस के बारे में बात की जा रही है। ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में, लेकिन आज कुछ यूनिक इन्फॉर्मेशन है तो आज मैं आपको वापस से पढ़ा रहा हूँ। प्लस आपने थंबनेल भी इसके बारे में देखा होगा। रिसेंटली जो यहाँ पे 28 जुलाई की तारीख निकली है, 28 जुलाई को हमने वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को सेलिब्रेट किया था। रिसेंटली सेलिब्रेट नहीं कह सकते, ऑब्जर्व किया था। अब ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे क्या है, मैंने आपको बताया। हर साल 28 जुलाई को इसको ऑब्जर्व किया जाता है ताकि हम लोगों में जागरूकता फैला सकें कि ये बीमारी जो वायरल हेपेटाइटिस है कितनी ज़्यादा खतरनाक है। देखो वायरल हेपेटाइटिस में एग्जैक्टली क्या होता है, एक इंसान का जो लीवर होता है वो लीवर में सूजन आ जाती है, और उस लीवर में सूजन आने की वजह से कभी कभी वो कंडीशन नॉर्मल होती है, मतलब इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, कभी कभी प्रॉब्लम इतना ज़्यादा होता है कि इंसान की मृत्यु हो जाती है। तो जिन लोग के यहाँ पे मृत्यु हुई है उनकी संख्या भी ज़्यादा है इस हेपेटाइटिस की वजह से। समझ गए? तो ये जो पूरा वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है इसको रिकग्नाइज किया गया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साइड से। इसका जो थीम है वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 2023 का वो है वी आर नॉट वेटिंग। वी आर नॉट वेटिंग मतलब ये जो थीम है ये बात करता है एक अर्जेंट एक्शन की, कि हमें तुरंत यहाँ पर एक एक्शन उठाना है 2030 तक। ये जो वायरल हेपेटाइटिस है इसको हमें पूरी तरह से ख़त्म करना है। क्वेश्चन ये है कि 28 जुलाई को ही क्यों? कोई तो कारण होगा जिसकी वजह से 28 जुलाई को हम ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे ऑब्जर्व कर रहे हैं। रीज़न ये है कि 28 जुलाई जो है इस दिन डॉक्टर बरूच ब्लूमबर्ग का बर्थडे होता है। इनका जन्म हुआ था 1925 में, मृत्यु हुई 2011 में। तो कह सकते हो यहाँ पर इनका बर्थडे मनाया जाता है। ब्लूमबर्ग कौन थे? कोई स्पेशल आदमी थे? हाँ। तो ब्लूमबर्ग ने क्या किया था, जो हेपेटाइटिस बी वाला वायरस है इसको डिस्कवर किया गया था। इसको डिस्कवर किया था 1967 में, और 2 साल बाद ही इन्होंने हेपेटाइटिस बी इस वायरस की वैक्सीन भी बना ली थी। इनके अचीवमेंट्स बहुत सारे थे हेपेटाइटिस सी को लेकर या हेपेटाइटिस वायरस को लेकर, और इसी की वजह से यहाँ पर इनको नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर 1976 में। तो इन सब चीज़ों को देखकर ही देखा कि भाई यहाँ पर ये व्यक्ति हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हेपेटाइटिस में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से यहाँ पर 28 जुलाई को ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे को ऑब्जर्व करने लगे। अब क्वेश्चन ये है कि सर ये हेपेटाइटिस होता क्या है? तो हेपेटाइटिस सिंपल सी डेफिनेशन है, जब लिवर में सूजन आ जाएगी, लिवर में इन्फ्लेमेशन हो जाएगा, इसको हम हेपेटाइटिस बोलते हैं। इससे आपका लिवर पूरी तरह से डैमेज भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये जो स्वेलिंग है, ये स्वेलिंग सीधा यहाँ पे आपके लिवर के फंक्शन के ऊपर, जो लिवर काम करता है उसको ख़त्म कर सकती है। हेपेटाइटिस शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, कुछ समय के लिए भी हो सकता है, और कभी कभी ये बहुत खतरनाक हो जाता है, लंबे समय के लिए यहाँ पर जो हमारा लीवर उसको बेकार कर देता है, जिससे इंसान की डेथ हो जाती है। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हेपेटाइटिस होता किस वजह से है, इसके पीछे के मेन रीजंस क्या हैं? तो अलग अलग प्रकार के जो हेपेटाइटिस होते हैं उनके पीछे अलग अलग प्रकार के रीजंस। सिंपल सी बात है, जैसे नंबर 1 जो हमारा वायरल हेपेटाइटिस है, ये सबसे कॉमन वाला है, सबसे ज़्यादा लोगों को यही वाला होता है। और ये वायरल हेपेटाइटिस किसकी वजह से होता है? अलग अलग वायरसेस की वजह से। हेपेटाइटिस वायरस A, B, C, D, E इनकी वजह से यहाँ पर होता है।
दूसरा जो वायरस है वो है एल्कोहलिक हेपेटिस। जो एल्कोहलिक हेपेटिस से नाम से पता चल रहा है ये अल्कोहल के बहुत ज़्यादा खतरनाक यूज़ की वजह से होता है। एक इंसान दबा कर रोज़ शराब पी रहा है, कोई लिमिट का नहीं पता, कुछ नहीं पता, तो उसको भी यहाँ पर ये एल्कोहलिक हेपेटाइटिस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। लिवर के अंदर में बड़ी सूजन आ सकती है, ठीक है, जिसका बेसिस पर हमने आज का थंबनेल भी लगाया था। फिर एक हेपेटाइटिस है टॉक्सिक हेपेटाइटिस। अब ये टॉक्सिक हेपेटाइटिस किसकी वजह से हो सकता है? कुछ पॉइजन्स, कुछ जहर की वजह से, केमिकल्स की वजह से, मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की वजह से, सप्लीमेंट्स की वजह से भी लिवर में सूजन आ सकती है। फिर एक होता है ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस। ये भी यहाँ पर थोड़ा खतरनाक प्रकार का हो जाता है। इसमें क्या होता है, बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, बॉडी की जो इम्यूनिटी है, वही हमारे लिवर को अटैक करने लगती है, ठीक है। इसके पीछे का मेन कारण तो इतना कुछ नहीं पता है, लेकिन बताया जा रहा है जेनेटिक्स। जो जेनेटिक्स हैं वो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस वाले हेपेटाइटिस में। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि जो सबसे कॉमन वाला वायरल हेपेटाइटिस है ये किस तरीके से फैलता है? तो जो सबसे कॉमन वाला यही है। तो हेपेटाइटिस ए एंड हेपेटाइटिस ई, ये ना सबसे ज़्यादा खाने से, जो गंदा खाना है, या फिर कह सकते हो कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन था जिसको ये वाला वायरस था, है ना, उसका झूठा खाना खा लिया, उसका झूठा पानी पी लिया, तो समझ गए, इसकी वजह से भी यहाँ पर ये जो हेपेटाइटिस है ये फैल सकता है। इसमें हेपेटाइटिस बी की अगर हम बात करें, हेपेटाइटिस बी, सी, डी की बात करें, तो ये कहीं ना कहीं ब्लड के कांटेक्ट से फैलता है। यानी कि एक पर्सन है, सपोज यहाँ पे उसको ये बीमारी है, उसका ब्लड यहाँ पे निकाल कर किसी को डोनेट कर दिया गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस ब्लड की वजह से भी, या फिर एक इंसान उसके ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है जो कि इस बीमारी से जूझ रहा हो, तो भी यहाँ पर बीमारी उसके अंदर में आ सकती है। बाकी जो हेपेटाइटिस बी एंड डी है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर दूसरे बॉडी के फ्लूइड के कांटेक्ट में आने से भी हो सकता है, ठीक है। या फिर यहाँ पर किसी को सुई लगाई, अब यहाँ पर उसको समझो हेपेटाइटिस बी और डी था, और वही सुई यहाँ पर वो जो है किसी और को लगा दी गई, या फिर यहाँ पर अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से भी आप कह सकते हो ये जो बीमारी है वो ट्रांसमिट हो सकती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। नाउ क्वेश्चन यहाँ पर यह है, हेपेटाइटिस के सिम्टम्स क्या हैं, इसके लक्षण क्या देखने को मिलते हैं? कुछ लोग जिनको ये हेपेटाइटिस होता है उनमें कोई ज़्यादा सिम्टम्स, कोई लक्षण नज़र नहीं आते हैं, है ना, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनमें सिम्टम्स नज़र आते हैं, और जिनमें नज़र आते हैं उनमें कॉमन लक्षण दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि भूख ना लगना, उल्टी आना, उसके बाद पेट में दर्द होना, जो पेशाब होता है वो थोड़ा डार्क कलर का होने लगता है, डार्क यूरिन होने लगता है, ठीक है, जॉइंट में पेन होने लगता है, जॉन्डिस हो जाता है, आपकी स्किन पीली होने लगती है, आंखें पीली पड़ने लगती हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसका कोई ट्रीटमेंट वगैरह है? बिल्कुल है। देखो, हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला हेपेटाइटिस हुआ है, खतरनाक वाला या थोड़ा सा कमज़ोर वाला, यानी शॉर्ट टर्म वाला। शॉर्ट टर्म वाला ठीक हो जाएगा जल्दी, लेकिन जो खतरनाक वाला है, जो सीवियर तरीके से आपको पकड़ चुका है, उसके लिए लंबा समय लगता है, ठीक है। जो शॉर्ट टर्म वाला हेपेटाइटिस होता है वो अपने आप ही चले जाता है, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्रोनिक वाला जो हेपेटाइटिस है, जो खतरनाक है, लंबे समय तक जो टिकता है, उसके लिए आपको अलग अलग मेडिसिन, अलग अलग दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है। कभी कभी दूसरे ट्रीटमेंट जैसे सर्जरी या प्लस दूसरे मेडिकल प्रोसीजर्स की आवश्यकता भी पड़ जाती है। समझ गए? नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगले आर्टिकल में लाइफ मिशन के बारे में बात की जा रही है। अगेन एक रेलिवेंट पॉइंट है। तो इंडियन एम्बेसी ने काठमांडू के अंदर में एंड इंडियन कंसुलेट जनरल इन बिरगुंज, दोनों ने मिलकर यहाँ पर अभी लाइफ मिशन का जो इवेंट है इसको यहाँ पर रखा, इस वजह से लाइफ मिशन न्यूज़ में बना हुआ है। तो लाइफ मिशन के बारे में ऐसा आपने कई बार पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो कोई परेशान होने की बात नहीं है, मैं आपको पढ़ाता हूँ। मिशन लाइफ कह लो या लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट कह लो, ये मिशन ऐसा मिशन है जहाँ पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को, एक इंडिविजुअल को या पूरे कम्युनिटी को, पूरे समुदाय को हम ना थोड़ा कोशिश कर रहे हैं उनको जगाने की कि भाई आप एनवायरमेंट के प्रति कुछ एक्शन लो। जो हमारा वातावरण, जो हमारा पर्यावरण, इसकी सुरक्षा करो। इसकी सुरक्षा करने के लिए उठो। तो लोगों को जगाने के लिए यहाँ पर ये लाइफ मिशन स्टार्ट किया गया है। इस मिशन को, लाइफ मिशन को लॉन्च किया गया था हमारे प्रधानमंत्री के थ्रू 26वें यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, जो ग्लासगो के अंदर हुई थी नवंबर 2021 में। उस दौरान ये जो मीटिंग हुई थी COP26 की नवंबर 2021 में, उस दौरान लाइफ मिशन को लॉन्च किया गया। इस प्रोग्राम का मेन मकसद है कि लगभग 1 बिलियन इंडियंस को, कितने, 1 बिलियन इंडियंस को साथ में इकट्ठा किया जाए। हमारे देश में जो लोग हैं और बाहर भी हैं, सबको साथ में इकट्ठा किया जाए और सभी साथ में मिलकर क्या करें, हमारे एनवायरमेंट की सुरक्षा करें। अपने लाइफस्टाइल को ऐसा बना लें कि एनवायरमेंट के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, कोई उसको नुकसान ना हो। अपने लाइफस्टाइल को हम चेंज करके चलें। समझ गए? तो एक लड़ाई है ये, किस चीज़ के लिए, क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए। और यहाँ पर एक स्पिरिट को ऐड किया गया है, वो है P3 मॉडल। लाइफ मिशन के अंदर एक P3 मॉडल है, मतलब प्रो प्लैनेट पीपल। सभी लोगों को प्रो प्लैनेट पीपल बनना पड़ेगा, ये यहाँ पर इसका एक टारगेट है। प्रो प्लैनेट मतलब हम
प्लैनेट को देखते हुए सारे काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, उसमें ये ध्यान रखें कि हमारे एनवायरमेंट को तो कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा है। समझ गए? तो ये यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा लाइफ मिशन। लाइफ मिशन के अपने आप में बड़े बड़े एम्स हैं, जैसे लोगों को यहाँ पर जगाना कि भाई आप एनवायरमेंट फ्रेंडली एक्शंस लो, जो भी काम कर रहे हो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरमेंट को नुकसान ना पहुँचा रहा हो। दूसरा यहाँ पे जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं, मार्केट्स हैं, उनको लेकर आना कि वो यहाँ पर कह सकते हो धीरे धीरे जो डिमांड है उसके हिसाब से यहाँ पर चेंज होते हुए चलें। प्लस यहाँ पे सरकार इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ इनको सपोर्ट करना, सस्टेनेबल कंजम्पशन के ऊपर में, सही से प्रोडक्शन करने के ऊपर में। कुल मिला के बात है एनवायरमेंट और एनवायरमेंट, उसका प्रोटेक्शन करना, ये बेसिकली लाइफ मिशन का टारगेट है। नाउ आते हैं हम लोग अपने प्रीलिम्स रैपिड फायर क्वेश्चंस की तरफ। तो आज कुछ ज़्यादा खास आर्टिकल्स हाँ थे बीच में एक आध, ठीक है, लेकिन ज़्यादा नहीं थे, क्योंकि जो मेन चीज़ होती है, जो ज़्यादा लंबे लंबे आर्टिकल होता है, मॉर्निंग वाली वीडियो में कवर कर लेते हैं। यहाँ पे हमारी प्रीलिम्स की तैयारी चल रही होती है। ठीक है, चलो अब पहला क्वेश्चन। अगर आपने लेक्चर को अच्छे सुना है तो आप सारे क्वेश्चंस अच्छे से अटेम्प्ट करोगे। स्कोर लास्ट में लिखना, लास्ट में आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर्स बताऊंगा। सबसे पहला क्वेश्चन है कवल टाइगर रिजर्व। कवल टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है? सिंपल सा क्वेश्चन, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटका? बताओ इसका सही उत्तर क्या है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे हेपेटाइटिस के बारे में पूछा गया है। हेपेटाइटिस को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, हेपेटाइटिस बेसिकली इन्फ्लेमेशन ऑफ द लंग्स को बोलते हैं, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर में सूजन हो जाना, यह हेपेटाइटिस कहलाता है। ध्यान रखना, ऑर्गन का नाम पढ़ लेना, लंग्स के अंदर सूजन हो जाना, इसी को हम लोग यहाँ पर हेपेटाइटिस बोलते हैं। सेकंड, जो वायरल हेपेटाइटिस होता है ये मोस्ट कॉमन टाइप होता है, यानी हेपेटाइटिस के अंदर में सबसे कॉमन, सबसे ज़्यादा जो लोगों में फैलता है वो यहाँ पर ये वायरल वाला है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो ये लाइफ मिशन है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट मिशन, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, ये जो लाइफ मिशन है ये एक इंडिया का ग्लोबल मास मूवमेंट है, जहां पर हम इंडिविजुअल और कम्युनिटी सभी को यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप सभी लोग हमारे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए एक्शंस को लीजिए। सेकंड, यहाँ पर स्टेटमेंट बोलता है कि लाइफ मिशन कहीं ना कहीं इसका मेन मकसद है ये 1 बिलियन इंडियंस को, जो खासकर हमारे दूसरे कंट्रीज़ में रह रहे हैं, उनको भी इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, ताकि वो सब लोग मिलकर एक सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स को प्रैक्टिस करें, ऐसी ज़िंदगी जिएं कि उसका बुरा असर एनवायरमेंट के ऊपर ना पड़े, एनवायरमेंट को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, ऐसे लाइफस्टाइल को अपना कर चलें। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर पॉपुलेशन साइंसेस को लेकर पूछा गया है। तो जो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर पॉपुलेशन साइंसेस है, इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला, ये जो यहाँ पर ये सबसे पहला जो ये यहाँ पर इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट को एस्टेब्लिश किया गया है एक जॉइंट स्पॉन्सरशिप में, जो यहाँ पर सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूनाइटेड नेशन के बीच की स्पॉन्सरशिप के बेसिस पर यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है। सेकंड स्टेटमेंट, ये जो इंस्टीट्यूट है ये काम करता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कंट्रोल में, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में। तो बताओ यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी दोनों गलत हैं। नाउ अगला क्वेश्चन एक सिंपल क्वेश्चन। परकाची ग्लेशियर जो कि हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला है, ये कौन से राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखना, ठीक है। ऐसे सियाचिन ग्लेशियर को लेकर सवाल पूछ लिया था, याद आ रहा होगा आपको, है ना, लोकेशन पूछ ली गई थी, तो ज़रा इसका आंसर दे रहा हूँ। अगले क्वेश्चन में ब्लू व्हेल के बारे में पूछा गया। ब्लू व्हेल को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। सबसे पहला कि जो ये ब्लू व्हेल है, ये ब्लू व्हेल हमारे दुनिया के सभी समुद्र के हिस्सों में पाई जाती है, आर्कटिक ओशन को छोड़कर। सेकेंड स्टेटमेंट, जो ब्लू व्हेल है इसको IUCN के रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के अंदर में कवर किया गया है। तो बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 ओनली, ऑप्शन नंबर बी 2 ओनली, ऑप्शन नंबर सी दोनों सही हैं, या ऑप्शन नंबर डी दोनों के दोनों गलत हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चंस को बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया होगा। चलो फटाफट आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। लास्ट वाले क्वेश्चन से आंसर को कवर करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था ब्लू व्हेल को लेकर कि बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। दोनों के दोनों सही उत्तर हैं यहाँ पर।
सबसे पहली चीज़ यानी कि ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 इज द करेक्ट आंसर। पहला स्टेटमेंट हाँ सही बात है, हमारी दुनिया के सभी समुद्र में पाई जाती है ब्लू व्हेल आर्कटिक ओशन को छोड़कर। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, आईयूसीएन के रेड लिस्ट में इसको एंडेंजर्ड स्पीशी में कवर किया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था परकाचिक ग्लेशियर जो कि हाल ही में न्यूज़ में है, ये कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी लद्दाख, सॉरी ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। लद्दाख में यहाँ पर ये आपको लोकेटेड देखने को मिल जाता है, तो लद्दाख इज द करेक्ट आंसर। फिर उसके बाद में अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस को लेकर बताओ दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो सबसे पहला, इसको एस्टेब्लिश किया गया था जॉइंट स्पॉन्सरशिप ऑफ सर दोराबजी टाटा ट्रस्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूनाइटेड नेशंस के अंदर में। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। और ये जो बॉडी है ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के कंट्रोल में आती है क्या? तो नहीं, यहाँ पर इसका सही उत्तर आपको देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। फिर आपसे पूछा गया लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट को लेकर बताओ दो स्टेटमेंट्स हैं, कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोनों के दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपको करेक्ट देखने को मिल जाते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि जो हैप्टिस है, हैप्टिस को लेकर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताओ कौन सा सही है? तो यहाँ पे दूसरा वाला सही है, पहला वाला गलत है। अब पहला वाला गलत क्यों, इसको ध्यान से सुनना। क्या है कि हैप्टिस कौन सी बीमारी है? इट इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ लंग्स। लंग्स में हमारे फेफड़ों में सूजन हो जाना। फेफड़ों की बात की थी हमने क्या? नहीं, हमने लीवर की बात की थी, फेफड़ों की बात नहीं की थी। ठीक है, तो लिवर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन होता है उसी को हम लोग यहाँ पर हैप्टिस बोलते हैं, ना कि लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन को। बाकी दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है कि हैप्टिस के जितने भी प्रकार हैं उनमें वायरल हैप्टिस जो है ये सबसे कॉमन वाला है। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कवल टाइगर रिजर्व बताओ कौन से राज्य में है? तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन नंबर सी तेलंगाना। तेलंगाना में आपको कवल टाइगर रिजर्व देखने को मिलेगा। कवल टाइगर रिजर्व के साथ साथ एक और अमरावती टाइगर रिजर्व हमने पढ़ा था, वो भी आपको तेलंगाना में ही नजर आएगा। समझ गए? तो दोस्तों यहाँ पर ये थे हमारे सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने सभी क्वेश्चंस के बिल्कुल सही उत्तर दिए होंगे ना। इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।